नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्स नोटशीट के पेपर के आंसर की। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एम्स नोटशीट प्री एग्जाम पेपर सेकंड शिफ्ट 17/9/2023, यानी कि आज जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दो शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, तो हम सेकंड शिफ्ट का पेपर अभी डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं करीबन 40 के समथिंग है, तो ये सभी 40 क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही। साथ ही साथ जिन्होंने सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है वो सभी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस टाइप ज़रूर कर दे, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जा सके। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी हम सेकंड शिफ्ट के पेपर को कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स और क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्लिनिकल फीचर्स एक्सेप्ट, ये स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा कि जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसके सभी के सभी क्लिनिकल फीचर्स है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑब्स्टिपेशन। ये ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स के द्वारा ही बताए गए हैं। एब्डोमिनल पेन होगा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, साथ ही एब्डोमिनल जो है डिस्टेंशन भी होगा, टेंडरनेस भी होगा, लेकिन ऑब्स्टिपेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेमेटेमेसिस अकर्स इन पेशेंट असेसमेंट फाइंडिंग माइल्ड स्प्लिनोमेगेली विच आर सस्पेक्टेड। इस प्रकार से ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था कि हेमेटेमेसिस एक पेशेंट को हो रखा है, मतलब वॉमिटिंग के जो वॉमिटिंग है उसमें ब्लड जो है उस पेशेंट के आ रहा है, साथ साथ उस पर्सन को माइल्ड स्प्लिनोमेगेली की भी प्रॉब्लम है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि ये किसको सस्पेक्ट कर रहा है, मतलब क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से ये फाइंडिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, इसोफेजियल वेरिसेज। बाकी अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन और ऑप्शंस याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV एड्स पेशेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विच वैक्सीन। सवाल आपको पूछा गया था कि एक HIV एड्स का बच्चा है और उसके अंदर कौन सी वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। तो यहाँ पे जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो यहाँ पे आपका BCG जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ए पेशेंट एडमिटेड इन इमरजेंसी रूम एंड कंप्लेन फॉर CO पॉइजनिंग, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग एक पेशेंट को हो रखी है और वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट या फिर इमरजेंसी रूम में उसको एडमिट किया गया है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करेंगे, मतलब सारे के सारे काम करेंगे, एक को छोड़कर। शायद ये एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लग रहा है कि ये एक्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको राइट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, पुट इन कॉल्ड प्लेस, मतलब कॉल्ड प्लेस पे उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी उस पेशेंट को कॉल्ड प्लेस में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको 100% ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है, उसको इंट्यूबेशन करने की ज़रूरत है, फ्रेश एयर एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शंस है ये तीनों तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, एक जो नहीं है वो कौन सा है, पुट इन कॉल्ड प्लेस। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको पूछा गया था और कुछ इसी प्रकार से आपको ऑप्शंस भी दिए गए होंगे। तो ये स्टूडेंट्स की तरफ से बताए गए ऑप्शंस है। बाकी आपको अगर कंप्लीट क्वेश्चन और अच्छे से ऑप्शंस याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर बॉडी टेम्परेचर साइट इज, इनमें से कौन सी वो साइट है जिससे हम कोर बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शंस भी आपको दिए गए होंगे, एक्जिला, ओरल, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से हम क्या करते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, 13 एंड 24 46 देन डैश 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 123। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको सीरीज़ को आपको कंप्लीट करना था। यहाँ पर जो मिसिंग वर्ड है, जो मिसिंग नंबर है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आपको पूछा गया, BEH CFI DJI, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको दिया गया। यहाँ पर दो वर्ड का डिफरेंस है, यानी जो B और E है दोनों के बीच में दो वर्ड का डिफरेंस है। E और H है इन दोनों के बीच में, यानी कि B और E के बीच में 2 का डिफरेंस है, E और H के बीच में 2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से ये जो जितने भी आपको यहाँ पर जो भी दे रखे हैं CFI DJJ
एंड EH ये सारे के सारे इनके अंदर दो दो का डिफरेंस है। जो भी आपको ऑप्शन में दो का डिफरेंस दिया गया था वहीं आपको राइट आंसर करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सभी का ऑलमोस्ट गलत हुआ होगा, गलत किया भी होगा, और जिनको नहीं आ रहा था उन्होंने इसको स्किप भी कर दिया होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया नेशनल ट्री इंडिया का नेशनल ट्री क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है भारत का। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था बनयान, जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि नेशनल फिश ऑफ इंडिया की नेशनल फिश कौन सी है। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था गंगेज रिवर डॉल्फिन। जो डॉल्फिन है गंगेज रिवर डॉल्फिन, ये क्या है, नेशनल फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सक्शन प्रेशर यूज इन MTP, यानी कि एक MTP केस के अंदर जो है इवैक्यूएट कर रहे हैं, सक्शन प्रेशर कितना क्या रखेंगे, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन, यहाँ पे वैसे स्टूडेंट्स की तरफ से बताए गए हैं, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि 400 से 600 mmHg जो है वो प्रेशर हम रखेंगे जब MTP में जो इवैक्यूएशन है वो प्रोसेसर जब परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन IV कैनुला, कुछ इस प्रकार से सवाल पूछा गया था कि एक पेशेंट है जो RTA यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट उसका हुआ है, और इंजरी के बाद वो इमरजेंसी रूम में आया है। इमरजेंसी रूम में आने के बाद उसको ब्लड की ज़रूरत है और ब्लड ट्रांसफ्यूज आप करवा रहे हैं, तो कौन से गेज का कैनुला आप यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट 18 गेज के कैनुला से हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैलोट्स ट्राइंगल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कैलोट्स ट्राइंगल के अंदर सभी के सभी इंक्लूड है एक को छोड़कर। और ये क्वेश्चन आपने पहली बार सुना होगा, पहली बार आपने पढ़ा होगा, कोई बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं हर एग्ज़ाम में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पहली बार सुनते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैलोट जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मतलब आप सभी समझ गए कि एक त्रिभुजाकार है, यानी कि इसमें 3 कोण है, यानी कि ट्राइंगल है। तो यहाँ पे जो 3 एंगल है वो कौन कौन से हैं, कैलोट ट्राइंगल में कौन कौन से इंक्लूड है, ये आपको पूछा गया। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, यानी एक एक्सेप्ट कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट हिपेटिक आर्टरी है, ये इसके अंतर्गत नहीं आती, बाकी सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये सारे के सारे कैलोट ट्राइंगल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, LMP से सवाल पूछा गया और EDD आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया कि एक महिला है जिसकी LMP जो है वो 15 जनवरी है, EDD आपको कैलकुलेट करनी है, और बिल्कुल सिंपल से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 15 में 7 जोड़ दीजिए, यानी कि 22 अक्टूबर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जामिनर यहाँ पे 22 अक्टूबर, 22 सितंबर, 22 नवंबर इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शंस देता तो फिर आपको सही से कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती। अदरवाइज़ यहाँ पे बिल्कुल सीधा सा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पेशेंट है जिसमें पॉजिटिव साइन गिव एट्रोपाइन सल्फेट, यानी कि इस प्रकार से सवाल पूछा गया था कि एक पेशेंट को एट्रोपाइन सल्फेट दी जा रही है, तो उसमें एट्रोपाइन सल्फेट की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए आप क्या चेक करेंगे, या फिर ये किस जो ऑर्गन है उसके प्रति ये अच्छे से इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन डी, प्यूपिल रिएक्शन, यानी कि ये पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेगी एट्रोपाइन सल्फेट प्यूपिल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोक्यूबाइटिक अल्सर विच डज नॉट हील मोस्ट कॉमन कॉज, यानी कि इस प्रकार से सवाल पूछा गया था कि प्रेशर सोर या फिर प्रेशर डोक्यूबाइटिक अल्सर हो रखा है एक पर्सन को और वो हील नहीं हो पा रहा है। हील नहीं होने का मुख्य कारण क्या है, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको शायद ऑप्शन दिया गया होगा प्रोटीन को लेकर कि इनएडिक्वेट या फिर डेफिशिएंसी या फिर लेस इनटेक ऑफ प्रोटीन, इस प्रकार से आपको सवाल में मिला होगा ऑप्शंस में। जिसको ऑप्शंस पता है वो ऑप्शंस ज़रूर डाल दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन को लेकर यहाँ पे ऑप्शन आपको ज़रूर मिला होगा। तो मतलब प्रोटीन की कमी के कारण, प्रोटीन इनएडिक्वेट अमाउंट में लेने की वजह से जो डोक्यूबाइटिक अल्सर है वो प्रॉपरली हील नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजाइड ड्रग जो है वो एक्टिव मतलब TB के पेशेंट को दी जा रही है, और आप सभी को पता है कि ये जो ड्रग होती है ये क्या करती है, न्यूराइटिस कॉज करती है। न्यूराइटिस कॉज करती है, तो इस न्यूराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा विटामिन देंगे, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन हम साथ में देते हैं जब TB की जो भी डॉट्स या फिर TB की जो ड्रग्स चलते हैं आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन
पैराडॉक्सिन ज़रूर दी जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, न्यूराइटिस से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टैबलेट आयरन एंड फॉलिक एसिड कंसंट्रेशन अमाउंट फॉर एडोलसेंट्स, यानी कि जो विप्स एक प्रोग्राम चल रहा है, विप्स प्रोग्राम के तहत जो टैबलेट IFA है यानी आयरन एंड फॉलिक एसिड है वो दी जा रही है। तो एडोलसेंट्स के लिए कितनी का कंसंट्रेशन इनमें रखी गई है आयरन एंड फॉलिक एसिड की, तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया था। 60 mg जो है वो आयरन होता है एंड 500 mcg, मैम mcg हो रहा है, मैंने क्या बोला mcg यानी माइक्रोग्राम, एक होता है mg एक होता है mcg। अगर यहाँ पे 60 mg एंड 500 mcg दिया हुआ था तो वहीं आपको राइट आंसर करना था। अगर 500 mg आपने किया है तो आपका आंसर गलत है, यानी कि 60 mg एंड 500 mcg जो है वो IFA की कंसंट्रेशन विप्स के टैबलेट्स में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बिसिनोसिस इज एक्सपोजर ऑफ, बिसिनोसिस जो है ये एक ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन है, तो ये किसके कांटेक्ट में रहने से या फिर किसके एक्सपोज होने की वजह से पर्सन्स के अंदर डेवलप होती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन बी, कॉटन डस्ट या फिर आपको कॉटन फ्लेक्स यहाँ पे ऑप्शन में मिला होगा। कॉटन फ्लेक्स या फिर कॉटन डस्ट जो है इसकी वजह से बिसिनोसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ फास्ट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि फास्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे फर्स्ट असेसमेंट विथ सोनोग्राफी ट्रॉमा, फास्ट असेसमेंट विथ सोनोग्राफी ट्रॉमा, फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी इन ट्रॉमा, इस प्रकार से ऑप्शंस आपको मिले होंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी। बाकी जो भी और ऑप्शन था वो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सवाल इस प्रकार से भी पूछा गया था, स्टूडेंट्स की तरफ से मिला था कि रेंसन स्केल को लेकर भी सवाल पूछा गया था। जो रेंसन स्केल है वो किस में यूज लेते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न व्हाट इज़ द रेंसन स्केल यूज इन, मतलब जो रेंसन स्केल है वो किस में यूज होती है। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया था। यहाँ पर इस प्रकार से आपको ऑप्शंस भी मिले होंगे। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, एक्यूट पैनक्रीटाइटिस। तो पैनक्रीटाइटिस के मेजरमेंट के लिए रेंसन स्केल जो है वो यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेड इंजरी का था एक क्वेश्चन जिसमें यूरिन आउटपुट 1000 ml इन 3 आवर, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स की तरफ से जैसा भी क्वेश्चन था वैसे का वैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर सेपरेटेड डेट, यहाँ पे विक्रम सेपरेटेड, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। लेकिन जो विक्रम लैंडर है उसके सेपरेशन की डेट आपको पूछी गई थी चंद्रयान 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, 17 अगस्त को विक्रम लैंडर जो है वो सेपरेट हो चुका था चंद्रयान 3 में के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जीके का क्वेश्चन था करंट का, वाइटिश डिस्चार्ज ऑफ द वेजाइना इज कॉज्ड बाई, मतलब वेजाइना से वाइटिश डिस्चार्ज हो रहे हैं तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं, यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि कैंडिडियासिस की वजह से जो है वाइटिश डिस्चार्ज वेजाइना से होते हैं। बाकी अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन याद है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अभी तो ये शुरुआत है, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, एज इट इज क्वेश्चंस भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोल स्टोन हीमोलाइटिक एनीमिया, कुछ इस प्रकार से सवाल पूछा गया था कि गोल स्टोन बनी है और वो हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से बनी है, तो किस प्रकार की ये गोल स्टोन होगी, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। कैल्शियम ऑक्जेलेट की होगी, कोलेस्ट्रॉल की होगी, या मिक्सड होगी, या फिर पिगमेंटेड होगी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा आपको आंसर करना था पिगमेंटेड। ये जो गोल स्टोन होगी वो कैसी होगी, पिगमेंटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि आरबीसी टूट रही है, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, हीमोलाइटिक, ठीक है। तो यहाँ पे पिगमेंटेड गोल स्टोन बनेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था राइट किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पता हो, और शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि रीजन को लेकर पूछा गया था कि राइट किडनी जो है वो कौन से रीजन में होती है, या फिर राइट जो किडनी है उसको डोनेट पर्सन कर रहा है तो कौन से रीजन से करेगा, इस प्रकार से। तो शायद यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन जो है वो आपको राइट आंसर करना था। वो आप कंप्लीट क्वेश्चन ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कंप्लीट क्वेश्चन आने के बाद में आपको राइट आंसर मिल जाएगा। फिलहाल अभी इसको एक बार स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी स्किप कर देते हैं। ब्रेन के वॉलेंटरी मूवमेंट को लेकर एक सवाल पूछा गया था और शायद ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इमेज किस प्रकार से थी, क्या थी, वो भी कंप्लीट पता नहीं चल पाई है, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट क्वेश्चन और कंप्लीट इमेज का पता चलेगा वैसे हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थीम ऑफ G20, जो G20 अभी सबमिट हुआ था
उसकी थीम क्या थी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर करना था वासुदेव कुटुम्बकम। बिल्कुल सिंपल सा सवाल यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रब नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्क्रब नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? स्क्रब नर्स का मतलब है कि जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर नर्स वर्क करती है उसका काम क्या है या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑप्शंस आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको आंसर ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। इसके ऑप्शंस क्या क्या थे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिस वर्ल्ड 2023 ऑर्गेनाइज एट। जो मिस वर्ल्ड 2023 है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के अंदर ये मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एज इट इज हुबहू इसी प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था और ये अभी हमने शायद पहले पढ़ भी लिया है एलएमपी को लेकर। देखिए एक पेशेंट है, ए क्लाइंट इज प्रेग्नेंट विद हर सेकेंड चाइल्ड, हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगेन ऑन जनवरी 15, हर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वुड बी। यानी कि एक महिला है जो दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है, यानी कि दूसरी बार वो प्रेग्नेंट हुई है और उसका जो मेंस्ट्रुअल है यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो 15 जनवरी था। तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी, यानी कि ईडीडी आपको बतानी थी और यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से ऑप्शंस मिले होंगे। तो बिल्कुल ये सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा जवाब आपको 22 अक्टूबर यहाँ पे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल एज इट इज़ हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ए मेल क्लाइंट हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड विथ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेल्योर focuses on improving myocardial contractility. This can be achieved by administering। देखिए एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उस पेशेंट को बीमारी है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की। अब आपको यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट बताना है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे इस हार्ट फेल्योर के पेशेंट में, ताकि इस पेशेंट में क्या हो सके, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शंस देखिए कुछ इसी प्रकार से आपको ऑप्शन मिले होंगे। डाइजोक्सिन 0.25 पर ओरल एवरी डे, फ्रूसेमाइड 40 mg पर ओरल एवरी मॉर्निंग, ऑक्सीजन जो है 2 लीटर पर मिनट विया नेजल कैनुला, या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोग्लिसरीन 1 इंच टॉपिकली एवरी 4 आवर्स। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, डाइजोक्सिन जो है वो हम इस पर्सन को देंगे ताकि इसमें क्या हो सके, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंप्रूव हो सके। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अंदर आप देख सकते हैं, डाइजोक्सिन इज ए कार्डिक ग्लाइकोसाइड गिवन टू क्लाइंट इन हार्ट फेलियर टू इंप्रूव देयर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। यानी जो डाइजोक्सिन है वो क्या है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये डाइजोक्सिन क्या है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड ड्रग है। तो ये क्या करवाती है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करवाने का काम करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल एज इट इज हुबहू क्वेश्चन आपको पूछा गया था, विच टाइप ऑफ इंसुलिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाई ए कंटिन्यूस आईवी ड्रिप। कंटिन्यूस आईवी ड्रिप से आपको इंसुलिन एडमिनिस्टर करना है, तो कौन सा इंसुलिन आप आईवी एडमिनिस्टर करेंगे, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। आपको ऑप्शन दिए गए थे ह्यूमुलिन एन, एनपीएच इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, लेंटे इंसुलिन। आपने क्या आंसर किया कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए। यहाँ पे जो आपको राइट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन सी, रेगुलर इंसुलिन। एकमात्र ऐसा इंसुलिन है रेगुलर इंसुलिन जिसको आईवी एडमिनिस्टर करवाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे इन फ्यूचर आपको यानी कि मेन एग्जाम में भी आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देख लीजिएगा, सेम वही है जो हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था, हेमेटोटिम्पेनम एंड ओटोरिया आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हेड इंजरी। यहाँ पे हेड इंजरी के अलग अलग ऑप्शंस यानी कि जो टाइप्स आपको वो दे रखे हैं और आपको ये पूछा गया कि हेमेटोटिम्पेनम एंड ओटोरिया जो है वो कौन सी हेड इंजरी से संबंधित है, ये आपको सिंपल सा सवाल पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है बैसिलर स्कल फ्रैक्चर, नेक्स्ट है सबड्यूरल हेमेटोमा, नेक्स्ट है एपिड्यूरल हेमेटोमा, नेक्स्ट है फ्रंटल लॉब फ्रैक्चर। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, बैसिलर स्कल फ्रैक्चर। बैसिलर स्कल फ्रैक्चर के अंतर्गत देखने को मिलता है हेमेटोटिम्पेनम एंड ओटोरिया। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका कुछ है नहीं ज़्यादा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड एज इट इज़ हुबहू ऐसा सवाल आप लोगों को पूछा गया था। सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड is ordered prior to electroconvulsive therapy treatment for depressed client. The nurse explained that the purpose of the drug is to, यानी कि सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड जो है ये आप ECT देने से पहले यानी कि फिजिशियन ने ऑर्डर की है और आप इस डिप्रेस्ड
इस पेशेंट को आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो सक्सिनल कोलिन क्लोराइड है इसका पर्पज़ क्या है, इसको ECT से पहले क्यों दे रहे हैं, कारण क्या है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, रिलैक्स मसल सेज, नेक्स्ट है रिलीव एंजाइटी, नेक्स्ट है रिड्यूस सिक्रीशंस, नेक्स्ट है एक्ट एज एन एनेस्थेटिक। तो सक्सिनल कोलिन क्लोराइड का काम क्या होता है, मसल रिलैक्सेंट, यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, मसल रिलैक्सेंट जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। जिन्होंने भी मसल रिलैक्सेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे इसका रेशनल आप देख सकते हैं, जो सक्सिनल कोलिन है ये क्या करवाती है, मसल्स को रिलैक्स करवाती है एंड डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द सीजर्स, और ये सीजर्स की इंटेंसिटी को भी डिक्रीज कर देती है। एट्रोपाइन जो है वो ओरल सिक्रेशंस को रिड्यूस करवाएगी ताकि एस्पायरेशन ना हो। नेक्स्ट थाइमल सोडियम, ये एंड अदर फिनोबार्बिटोल प्रिपरेशंस जो भी होते हैं ये एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं। तो ये तीनों ड्रग जो है ECT के अंदर यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नर्स इज अवेयर दैट न्यूट्रिशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट विथ हिपेटाइटिस। एक हिपेटाइटिस का पेशेंट है और उसके लिए न्यूट्रिशनल जो अवेयरनेस है या फिर न्यूट्रिशन के बारे में एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी न्यूट्रिशन है जो हेपेटाइटिस के पेशेंट के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड बी मोस्ट थेराप्यूटिक। इस हेपेटाइटिस के पेशेंट के लिए कौन सी डाइट जो है वो मोस्ट थेराप्यूटिक रहेगी। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपको पूछा गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेम एज इट इज ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट लो कैलोरी एंड लो प्रोटीन, नेक्स्ट हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई कैलोरी, नेक्स्ट लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई कैलोरी। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई कैलोरी डाइट। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एज इट इज क्वेश्चन आपको पूछा गया था, द फिजिशियन प्रेस्क्राइब फेनेटोइन फॉर ए क्लाइंट विथ सीजर डिसऑर्डर। एक सीजर डिसऑर्डर का क्लाइंट है और उसको फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया है फेनेटोइन। अब आपको सवाल क्या पूछा जा रहा है, फेनेटोइन कैन ओनली बी मिक्सड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि जो फेनेटोइन है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन में मिक्स कर सकते हैं और वो सॉल्यूशन कौन सा है, वो सॉल्यूशन आपको बताना है। ये आपको सिंपल सा सवाल पूछा गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिया गया है RL यानी कि रिंगर्स लैक्टेट, नेक्स्ट D5 इन वाटर, नेक्स्ट D5 विथ RL, नेक्स्ट NS। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी, नॉर्मल सेलाइन। जिन्होंने अदर ऑप्शंस किए हैं उनका आंसर गलत है और नॉर्मल सेलाइन जिन्होंने भी किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए क्लाइंट हैड एब्डोमिनल सर्जरी दिस मॉर्निंग, यानी कि इस मॉर्निंग जो है एब्डोमिनल सर्जरी एक पेशेंट की हुई है। अब सवाल आगे क्या पूछा जा रहा है, द नर्स नोटिसेज दैट देयर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लडी ड्रेनेज ऑन हिज सर्जिकल ड्रेसिंग। जहाँ पर सर्जिकल ड्रेसिंग की गई है वहाँ पर स्मॉल अमाउंट में ब्लडी ड्रेनेज देखने को मिल रहे हैं। द नर्स वुड डॉक्यूमेंट दिस एज व्हाट टाइप ऑफ ड्रेनेज। तो जो नर्स है वो क्या डॉक्यूमेंट करेगी कि ये किस प्रकार का या फिर किस टाइप का ड्रेनेज है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सैंग्वेनियस। ऑप्शन जो है आपको इसी प्रकार से दिए गए थे, सीरो सैंग्वेनियस, पुरुलेंट, सैंग्वेनियस एंड कैटेरियल। यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन सी, सैंग्वेनियस जो है यहाँ पे जो टाइप ऑफ ड्रेनेज है वो आपका रहने वाला है। स्मॉल अमाउंट में रेड या फिर ब्लडी ड्रेनेज जो है वो आपको सर्जिकल ड्रेसिंग में देखने को मिल रहा है, तो आपको सैंग्वेनियस जो है वो राइट आंसर करना है। और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है मेन एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एज इट इज क्वेश्चन ये भी आपको पूछा गया था, ए 30-year-old प्रेग्नेंट वुमेन विजिट्स हर नर्स प्रैक्टिशनर फॉर हर रेगुलर प्रीनेटल चेकअप, यानी कि 38 साल की एक महिला है जो विजिट पे आई है, मतलब प्रीनेटल चेकअप के लिए आई है और सी इज़ 30 वीक गेस्टेशन, यानी 30 वीक के इसके गेस्टेशन भी है। अब आगे क्या पूछा गया, द नर्स शुड बी अलर्ट एट विच कंडीशन रिलेटेड टू हर एज। इसकी एज के रिलेटेड कौन सी कंडीशन है जिसके लिए नर्स को क्या रहना है, अलर्ट रहना है। देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, नेक्स्ट है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। 38 ईयर की है, यानी कि 38 साल की है और 30 साल के बाद जो है बीपी और शुगर के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं, इसलिए एनसीडी प्रोग्राम चलाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 38 साल की है तो इसको क्या रहेगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का रिस्क रहेगा। नर्स को जो है इसके लिए अलर्ट रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। ए पोस्टपार्टम क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ रेक्टल प्रेशर एंड सीवियर पेन इन हर पेरिनियम, दिस मे बी इंडिकेटिव ऑफ। एक पोस्टपार्टम क्लाइंट है जो कंप्लेन कर रहा है रेक्टल प्रेशर एंड सीवियर पेन की। कहाँ पर हो रहा है सीवियर पेन? पेरिनियम में। और जो रेक्टल प्रेशर लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है? पेरिनियम में। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये सिंपल सा आपको सवाल पूछा गया है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन। यहाँ पे पहले ऑप्शंस देखिए, आफ्टर बर्थ पेन, नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, नेक्स्ट सिस्टाइटिस, नेक्स्ट है ए हेमेटोमा ऑफ द विजन एंड वल्वा। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन डी। जिन्होंने ऑप्शन डी राइट आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ए हेमेटोमा ऑफ द विजन एंड वल्वा, इसकी वजह से रेक्टल प्रेशर लग रहा है और सीवियर पेन जो है पेरिनियम में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस रिक्वायर क्लोज ऑब्जर्वेशन फॉर ब्रोंकोस्पाज्म इन द क्लाइंट विद द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा। यानी कि पेशेंट है COPD एंड अस्थमा का, उस पेशेंट को क्या कर रहे हैं, ब्रोंकोस्पाज्म होने के रिस्क है, कौन सी वो मेडिकेशन दे जिसके वजह से ब्रोंकोस्पाज्म के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए उस पेशेंट को अपने को क्या करना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है, मतलब आपको मॉनिटर करते रहना है, ऑब्जर्वेशन में उस पेशेंट को रखना है। तो ऐसी वो कौन सी मेडिकेशन है जो ब्रोंकोस्पाज्म करवाती है, ये सिंपल से आपको पूछा गया है यहाँ पे सवाल। तो यहाँ पे आपके देखिए ऑप्शंस, फर्स्ट है वेरापामिल, नेक्स्ट है एमिरियन, नेक्स्ट है एपिनेफ्रिन, नेक्स्ट है प्रोप्रेनोलोल। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी प्रोप्रेनोलोल। जो प्रोप्रेनोलोल है वो क्या करवाती है, ब्रोंकोस्पाज्म करवाती है। सो ये मेडिकेशन जब भी पर्सन को दिया जाता है तो उसको ब्रोंकोस्पाज्म के जो सिम्टम्स है उनके लिए उसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे और जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस और मिले हैं। जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, इंसेंटिव जो स्पायरोमीटर है उसका पिक्चर आप लोगों को दिखाया गया था, तो उसके रिगार्डिंग आपको सवाल पूछा गया था। एक जो ओपन हर्निया मेस रिपेयर को लेकर एक पिक्चर और दिखाई गई थी, वो भी शायद पिक्चर्स अभी यहाँ पे ऐड नहीं किए, जैसे ही PDF हम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आपको लोगों को वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो ओपन हर्निया मेस रिपेयर को लेकर भी एक इमेज आपको पूछी गई थी। इंसेंटिव स्पायरोमीटर को लेकर एक सवाल इमेज का आपको पूछा गया था, और शायद 2-3 सवाल और भी इमेज के थे, वो शायद ब्रेन के जो वॉलेंट्री मूवमेंट है उसको लेकर पूछा गया था। एक आपको LOP लेफ्ट या फिर राइट जो भी था, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर जो पोजीशन है बच्चे की, उसके रिगार्डिंग भी एक सवाल पिक्चर का शायद पूछा गया था। वो कैसा क्या पिक्चर था वो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसा भी था ये तो कुछ इस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। और भी जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को याद है वो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे। और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी जिस प्रकार से यहाँ पर अपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एज इट इज़ क्वेश्चंस उस पेपर से भी हम ज़रूर निकालेंगे और वो एज इट इज़ क्वेश्चंस हम आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के पार्ट का लिंक जो है जल्द ही आप लोगों को विजिबल हो जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।